यह कार्यक्रम हिंदी साहित्य का वैविध्य, साहित्य और संस्कृति विषय पर आधारित है। मैं विषय को थोड़ा एक विस्तार देते हुए संक्षिप्त अपनी बात करके फिर मंचस्थ जो वक्ता हैं उनको आमंत्रित करता हूं। आप सबको पता है कि हिंदी जो भाषा, जैसा सर ने बताया कि वह केवल संप्रेषण का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह भारतीय साहित्य, संस्कृति और राष्ट्रीयता तथा रोजगार की भी सशक्त माध्यम है। इसका वैविध्य ही इसे बहुआयामी और सर्वग्राही बनाती है। हिंदी का विकास केवल साहित्यिक प्रयोजनों के लिए ही नहीं हुआ है, बल्कि यह संस्कृति, समाज और राष्ट्रीयता की भी संवाहिका रही है। यह भाषा अनेक शैलियों और विधाओं में रचित है, जो भारत के विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूपों को रेखांकित करती रही है। हिंदी भाषा भारत की समृद्ध विरासत का न केवल वाहक है, अपितु संस्कृतियों को जोड़ने में एक सेतु के रूप में भी काम करती रही है। यह भाषा राष्ट्रीय स्तर पर एकता और अस्मिता का प्रतीक भी है, जिसका प्रयोग स्वतंत्रता आंदोलन के समय में लोगों को भाषा, प्रांत, मजहब, धर्म, संस्कृति, समुदाय आदि से ऊपर उठ करके एकजुट करने के लिए किया गया था। हिंदी साहित्य विभिन्न कालखंडों जैसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में उत्तरोत्तर विकास किया। आदिकाल में चंद बरदाई विद्यापति, अमीर खुसरो, जगनिक, अब्दुल रहमान, स्वयंभू, सरहपा और भक्ति काल में कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास ने इसे ज्ञान, भक्ति, नीति, प्रेम, वात्सल्य और इन सबसे बढ़कर इसे सामाजिक चेतना से जोड़ा। रीति काल में भाषा अलंकारिक एवं श्रृंगार प्रधान रही। आधुनिक काल में भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, प्रसाद निराला, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हरिशंकर परसाई और अन्य रचनाकारों ने हिंदी को राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन का औजार बनाया। आज के समय में हिंदी कविता, कहानी, नाटक, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, आलोचना, रिपोर्टाज, पत्रकारिता, सिनेमा, अनगिनत ऐसे माध्यम हैं जिसमें नई दृष्टि और नए प्रयोगों के साथ व्यापक वैविध्य दिखाई पड़ता है। हिंदी भाषा उत्तरोत्तर विकास करते हुए आज रोजगार का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। केंद्र सरकार की राजभाषा नीति, बढ़ते बाजार, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की बढ़ती मांग के कारण अनुवाद, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, विज्ञापन, पटकथा या संवाद लेखन, वेब अनुवाद और तकनीकी लेखन जैसे विविध क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा भी हिंदी में काम शुरू करने से इस भाषा के माध्यम से करियर बनाने के सुनहरे अवसर पैदा हुए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी भाषा आज न केवल लोगों की जुबान की भाषा है, बल्कि लोगों की ज़रूरत की भी भाषा है। आप देखेंगे कि भारत में जितनी भी मल्टीनेशनल या विदेशी जो कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आ रही हैं, उनका विज्ञापन ज़्यादातर आप जो है हिंदी भाषा में देखेंगे, क्योंकि हिंदी की एक विशाल आबादी है। 10 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी बोली जाती है और हिंदी के आंदोलन में या हिंदी के आंदोलन में उन महान विभूतियों का योगदान रहा है जिनका हिंदी भाषा से कोई योगदान भी लेना देना भी नहीं था। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार भाई पटेल, ये जितने भी महान विभूति थे, उन्होंने हिंदी को लेकर के और हिंदी की विविधता को लेकर के, हिंदी की भाषाई और सांस्कृतिक एकता को लेकर के जो उन्होंने अलख जगाई और लोगों में जो राष्ट्रीय चेतना इस भाषा के माध्यम से फैलाई, वह आज भी हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारी चेतना में और हमारे रगों में वह भाषा बह रही है। हिंदी वह भाषा है जिसके लिए चाहे किसी भी भाषा, भारत में कई भाषाएं हैं, कुल लगभग आप देखेंगे कि हर प्रांत की अपनी एक भाषा है, लेकिन आप उन भाषाओं में हिंदी का जो प्रयोग आप देखेंगे, हिंदी का जो वर्चस्व देखेंगे, वह अपने आप में ही काबिले तारीफ है। उसके पीछे कारण यह है कि हिंदी का कोई अपना स्वतंत्र भाषा ही नहीं है।
हिंदी तो जितनी भी भारत में और विदेशी भाषाएं हैं वो सारी भाषाओं को अपने में समेटे हुए है। और यहाँ तक आपको मैं बता दूं कि हिंदी वर्धाकोश, एक वर्धाकोश, मानक वर्धाकोश बना हुआ है, उसमें उन्होंने बाकायदा यह लिखा है कि हिंदी में किसी भी भाषा का यदि प्रयोग बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा होने लगे तो उसको स्वीकार कर लेने में हिंदी में कोई तौहीनी नहीं है। और उन्होंने वाटर जो पानी है उसको भी हिंदी में स्वीकार कर लिया। यहाँ तक एक जो चिंता, टेंशन जो अंग्रेजी का जो शब्द था उसको भी उन्होंने हिंदी में जो है स्वीकार करके अपने हिंदी की विविधता और उसकी व्यापकता का उन्होंने परिचय दिया है। हिंदी या जो भाषा है स्वयं वह हिंदी की न होकर के बल्कि वह फारसी शब्द से बना हिंदी शब्द है, वह भी अपना नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि हिंदी एक आज ऐसी भाषा के रूप में हमारे सामने उपलब्ध हुई है, चाहे वह रोजगार हो, शिक्षा हो, तकनीक हो। यहाँ तक आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत के 2 बड़े विश्वविद्यालय, एक अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल हिंदी और एक हिंदी का एकमात्र विश्वविद्यालय जिसको ग्रांट जो है संसद के विधेयक के द्वारा पारित किया जाता है। पूरे भारत के जो रिसर्च स्कॉलर हो वो नोट कर लें, एकमात्र हिंदी विश्वविद्यालय जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है वो संसद के विशेष अधिनियम के तहत उसका ग्रांट रिलीज किया जाता है। वो महात्मा गांधी की तपोभूमि वर्धा में वह विश्वविद्यालय स्थापित है। ये दोनों ऐसे महाविद्यालय हैं कि जो हिंदी भाषा में न केवल इंजीनियरिंग, अभियांत्रिक बल्कि मेडिकल जो चिकित्सा की पढ़ाई है उसको भी वो हिंदी भाषा में प्रारंभ, यहाँ तक भोपाल विश्वविद्यालय ने प्रारंभ कर दिया है। और हिंदी विश्वविद्यालय जो वर्धा है वह व्यापक पैमाने में अंग्रेजी की पुस्तकों का जो है बड़े बड़े अनुवादकों से जो है वो अनुवाद करा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी के जो अनुवादक हैं एक पृष्ठ का अनुवाद करने के लिए उनको 3,500 रुपये जो है पारितोषिक में दिया जा रहा है। इतना हिंदी में रोजगार है, इतनी सारी चीज़ें हैं। हम अन्य भाषाओं के पीछे जो ये भागते हैं वह कॉन्वेंटी जो स्कूल की जो प्रथा है उस मानसिकता से जब तक हम लोग नहीं निकल पाएंगे तब तक इस भाषा को, हिंदी भाषा को राष्ट्र की भाषा के रूप में हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। यही इस हिंदी की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ राजनीतिक दूरदृष्टिता भी है जिसकी कारण से हिंदी स्थापित नहीं हो पा रही राष्ट्रभाषा के रूप में, लेकिन उसमें जो है हमारी आपकी बहुत बड़ी योगदान होना चाहिए कि जिससे हिंदी आगे बढ़ सके। कार्यक्रम हालांकि विलंब से तो है लेकिन कार्यक्रम को गति देते हुए मैं पहले वक्ता के रूप में लखनऊ शहर से जो हमारे बीच भाई डॉक्टर शशांक सर उपस्थित हुए हैं, मैं उनको इस मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो इस मंच पर आएँ। और उनका विषय है हिंदी भाषा का राष्ट्रीय महत्व और उसकी प्रासंगिकता। ये उस महत्व की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ छायावादी कविता के संदर्भ में 3 काव्य धारा एक साथ चल रही थी। छायावादी काव्य धारा सन 1800 से लेकर के सन 1936 तक, छायावादी काव्य धारा, प्रेमवादी काव्य धारा उसी के समय साथ ही चल रही थी जिसमें राष्ट्रीय काव्य धारा थी। उस राष्ट्रीय काव्य धारा में जितने बड़े बड़े कवि थे उन्होंने राष्ट्र की चेतना को अलख और राष्ट्र के युवकों को जगा करके भारत जो गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था उसको मुक्त कराने के लिए गांधी विचार दर्शन से प्रेरित होकर के उन्होंने युवाओं को आह्वान किया। और गांधी के साथ भारतीय जो सामाजिक जो व्यवस्था थी उस समाज में जो युवा थी लगभग 70% ऐसे कवियों, ऐसे मनीषियों, ऐसे साहित्यिक चिंतकों की वजह से जुड़ सके। इन्हीं सारे विषयों पर वक्तव्य देने के लिए मैं डॉक्टर शशांक सर से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं और वक्तव्य दें। डॉक्टर शशांक सर। माँ वागीश्वरी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मैं गुजरात विद्या सभा के प्रमुख इस महाविद्यालय को देखने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्ति कि संदेश नहीं स्वर्ग का मैं लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इस महाविद्यालय को देखने के बाद मुझे उनकी वो सोच, वो बात लगी कि गुजरात विद्या सभा ने
इस क्षेत्र के लिए क्या किया है। उस विद्यासभा के भी चतुर सिंह खूंट भाई साहब बैठे थे, उनका विनम्र व्यक्तित्व, साथ ही आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उमा आर्ट्स कॉलेज संस्कृत के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर योगिनी हिमांशु व्यास मैम, जो मातृशक्ति का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और आप देख रहे हैं कि सामने सबसे ज़्यादा संख्या में मातृशक्तियाँ ही बैठी हुई हैं, तो आप सबका भी मैं यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। साथ ही इस महाविद्यालय के प्राचार्य, जिनके ज्ञान की दीपमाला से महाविद्यालय परिसर, छात्र छात्राएं सब दे दीप्यमान हो रहे हैं। आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व, आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है। साथ ही आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे अरविंद उपाध्याय जी हमारे सहपाठी भी रहे हैं, मित्र भी हैं। आपका सरल व्यक्तित्व भी प्राचार्य जी ने उनको शुभकामना दी कि आप जल्दी विश्वविद्यालय पहुँचें। ये हम लोगों की भी इच्छा है कि आप जल्दी से जल्दी अग्रसर हों, लेकिन आप कहीं भी पहुँचेंगे, आपकी मातृ संस्था जो है मातुश्री मोंगिबा महिला आर्ट कॉलेज ही रहेगा। साथ ही यहाँ पर सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेश मेहता सर हैं। आप हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वान और विशिष्ट वक्ता के रूप में बीजे पटेल सर हैं, जो कि डॉक्टर कौन सा कॉलेज है, अमरेली, बगेश्वरा आर्ट्स कॉलेज अमरेली से हैं। और मैं आप में वक्ता और मुझ में श्रोता के रूप में स्थित उस परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए, बाबा सोमनाथ की इस धरा को नमन करते हुए अपनी बात को आगे रखूंगा। अभी अरविंद भाई साहब ने बताया हिंदी भाषा का वैविध्य, संस्कृत और साहित्य, उसमें राष्ट्रीय चेतना विषय पर बात रखनी है, लेकिन जो संस्कृति है वो छूटती नहीं है। उसका जो लोभ है उसका संवरण नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा संस्कृति भी महत्वपूर्ण है। साथ ही मैं चूँकि उत्तर प्रदेश से आया हूँ, अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को शूल। आप बहुत ज्ञानवान हो, आपको अपनी बात रखने का अवसर मिले, किंतु आप अपनी बात रखने के लिए उचित माध्यम, सुनने वाले सब जर्मन लैंग्वेज के हों, लैटिन लैंग्वेज के हों, और आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलें या हिंदी बोलें, तो हो सकता है बात आपकी वहाँ तक ना पहुँच पाए। तो वक्ता और श्रोता दोनों उस माध्यम के हों तो आपकी बात आसानी से लोगों तक पहुँच जाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो ज्ञान है, आप देख रहे हैं दुनिया भर के देशों के बारे में, चाहे वो चाइना हो, दुनिया के विभिन्न देश जो भी हैं, आप देखेंगे जो अपनी मातृभाषा में ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपेक्षाकृत ज़्यादा विकसित हैं। हम गुजरात में हैं, बापू ने कहा था कि हमें अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां दोनों खुली रखनी चाहिए। दरवाजे इसलिए खुले रखिए, बाहर से आने वाली गंध अंदर प्रवेश कर सके। घर के बाहर हम लोग बगीचा उगीचा लगा देते हैं, तो उसमें पुष्प खिलता है, तो उसका सुगंध जो है, उसका वास घर के अंदर आता है। लेकिन उसके साथ साथ उसमें जो हम खाद का प्रयोग करते हैं, उसकी गंध भी आती है। यदि खिड़की नहीं खुली होगी तो वो भी उसी कमरे में रह जाएगी। यही बात संस्कृति पर भी लागू होती है कि हम अन्य देशों से जो
अच्छी चीज़ें हैं उसको तो हम ले लें, किंतु जरूरी नहीं कि जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है उसको भी हम धारण करें। जैसे आज हम लोग खाद्य पदार्थों की बात करें, अब यहाँ का तो पोहा वोहा है, भी सुबह नाश्ते में मिला था। हम लोगों के यहाँ ठंडी के महीने में आलू मटर गन्ने का रस ये फास्ट फूड होता है, और आजकल लड़कियों को हम पिज्ज़ा बर्गर इत्यादि खिलाकर काम चला ले रहे हैं, जो कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए कैसा है। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा संस्कृति जो है उस पर प्रभाव डालते हुए, देखिए दो प्रकार की संस्कृति, एक हमारे यहाँ की, एक पाश्चात्य संस्कृति। और मानस में आप देखेंगे तो दोनों संस्कृति आपको दिखेगी। राम का विवाह जब हो रहा है तो माता सीता के मन में जो प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है वह चाहती हैं कि राम को देख लूं, लेकिन कैसे देखें? लज्जा सुलभ जो चेष्टा है उसके कारण देख नहीं पा रही हैं। तो राजकुमारी हैं तो कंगन पहनी है, उसमें नग लगा हुआ है, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारती नहीं। उन्होंने राम को के स्वरूप को जब देखा तो उस पर मुग्ध हो गई। अब पाश्चात्य संस्कृति की बात करें, जब जंगल जा रहे हैं तो सुपुणखा मिलती है तो कहती है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। अरे आप जैसा पुरुष और मुझ जैसी स्त्री। और फिर उन्हीं के सगे भाई लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखती है, पुनः राम से रखती है, पुनः लक्ष्मण से रखती है। ये जो संस्कृति है कि एक ही परिवार के दो भाइयों से बार बार विवाह का प्रस्ताव रखना, ये जो पाश्चात्य संस्कृति है। और वहीं जब सीता जी के साथ प्रभु श्री राम लक्ष्मण जंगल की तरफ जा रहे हैं तो गांव की वधुएं सीता से प्रश्न पूछती हैं कि रावरो कौन सावरो कौन, ये दोनों हैं कौन? एक महिला उसके साथ दो पुरुष। गांव की महिलाएं पूछती हैं तो सीता जी जवाब देती हैं, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, अब बहुरी बदन विधि अंचल ढाकी, हंसी चितहि करी भौं भाखी। उन्होंने लक्ष्मण का परिचय दिया कि वर्ण के गोरे हैं, सुंदर हैं, स्वभाव के सीधे हैं, देवर हैं। राम को कैसे बताएं? गोद में बच्चा हो तो कह दें कि इसके पिता हैं। भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार नाम ले नहीं सकती तो कैसे दिखाएं? तो जो उनका घूंघट का पट था उसको उन्होंने थोड़ा सा और खींचा और तिरछी चितवन से श्री राम की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। आज की सीता परिचय देगी तो कहेगी ही इज मिस्टर राम माय हस्बैंड। ये एक थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ नारी सशक्तिकरण दिख रहा है सीधे सीधे, स्पष्ट है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, आप कहेंगी कि ये कैसी बात है, लेकिन ये सही है कि पुरुषों से ज़्यादा कहीं ना कहीं महिलाओं पर थोड़ा सा ज़्यादा भार होता है। क्योंकि अगर शिवाजी जैसा पुत्र चाहिए तो माँ भी जीजाबाई जैसी चाहिए, क्योंकि बिना जीजाबाई जैसी माँ के शिवाजी जैसा पुत्र संभव नहीं है। साथ ही अब राष्ट्रीय चेतना की हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी की वो पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, जिस पद पर शीश चढ़ाने जामे वीर अनेक। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये राष्ट्रीयता है क्या? राष्ट्रीय भावना है क्या? हम अपनी माँ, मातृभाषा, मातृभूमि, हमारी जो एकता है, जो सांस्कृतिक
चेतना है उससे मिलकर एक तत्व निर्मित होता है, उसे हम राष्ट्रीय चेतना करते हैं। और उस राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने, सुनने, समझने वाले, और आज ही नहीं, आज़ादी के समय भी यही स्थिति थी। यही कारण है कि गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग, बंगाल के लोग, जिनकी मातृभाषा बंगाली, गुजराती, मराठी थी, सबने हिंदी भाषा का उपयोग किया और पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयत्न किया। किंतु आज़ादी के पश्चात जो गुलामी की मानसिकता हजारों वर्ष से घर कर गई थी, उसने जो राजनीति की, उसके कारण हिंदी को जो क्षति हुई, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आज तक हम अपनी इस हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्वरूप नहीं दे पाए। ये केवल राजभाषा बन के रह गई। ऑफिशियली तो नहीं है, ऐसे तो हम कहते हैं, मानते हैं, लेकिन यदि हम औपचारिक बात करें तो औपचारिक रूप से वो राष्ट्रभाषा का स्वरूप उसको हम नहीं दे पाए। यह बहुत ही पीड़ादायक है। इसी क्रम में आप देखिए, छायावाद का जब अभ्युदय होता है, उस समय माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन एक नई काव्यधारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा जिसको हम कह सकते हैं या कहते हैं, और उसी के साथ साथ छायावादी काव्यधारा का भी प्रस्फुटन हो रहा है। प्रसाद के जितने नाटक हैं आप उसको देखेंगे, सब ऐतिहासिक हैं, सब भारत की अस्मिता को लिए हुए हैं। कहीं न कहीं सब भारतवर्ष की जो पुरानी परंपरा है, जब अलका कहती है कि हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ये जो जागरण गीत है, ये जो आम जनमानस को जगाने की चेष्टा है इस गीत के माध्यम से, या जब इस देश के सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रसाद कह रहे हैं कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जब भारतवर्ष के इस सौंदर्य को प्रस्फुटित कर रहे हों, या जब नारी सौंदर्य की बात करते हुए कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, या जब लोगों के सुख दुख को एक करने की बात होती है और कहते हैं कि औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, सबके सुख में अपना सुख और सबके दुख में अपना दुख। जब ये खोजने की परंपरा आई तो वो राष्ट्रीय चेतना हमारी आगे बढ़ती है। निराला तुलसीदास में लिखते हैं, भारत के नभ का प्रभा पूर्य, वह सांस्कृतिक सूर्य, शीतल छाए सांस्कृतिक सूर्य। वो दिखा रहे हैं कि तुलसीदास ने कैसे भारत की सांस्कृतिक एकता या संस्कृति के बारे में किस तरह से दर्शाया। या जब हम महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं और वो कह रहे हैं कि चिर से जगह आंखें ऊनी दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आप कह सकते हैं कि ये जो 19वीं शताब्दी है, 1910 से लगभग लेके और आज़ादी के समय तक की जो कविताएं हैं, उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनमान, और ये कविताएं ऐसा नहीं, आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। इसलिए प्रासंगिक हैं कि जब हम छोटे छोटे वर्णों में, छोटी छोटी जातियों में विभाजित हो जाते हैं, कभी भाषा को लेके विवाद है,
कहीं जाति को लेके विवाद है, तब ये राष्ट्रीय चेतना और महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ये कविताएं और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। कैसे ये भारती गूंजे? ये हमारा और आपका नैतिक कर्तव्य है कि हम इसके लिए प्रयास करें। और कैसे हम प्रयास करें, इसीलिए इन कविताओं को जो आज के करीब 40 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष पहले रची गई, फिर भी इनको उन छात्रों को पढ़ने पढ़ाने के लिए रखा गया है कि उनमें उस राष्ट्रीय चेतना और उस सांस्कृतिक एकता का विकास किया जा सके, उस भाव से उनको परिचित कराया जा सके। हम लोग सोचते हैं कि इसके पढ़ने और पढ़ाने की क्या प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता ये है कि आज हमारे अंदर वो भाव, बहुत समय तक जब हम किसी चीज़ का अनभ्यासे विषम शास्त्रम, किसी भी चीज़ का जब बहुत समय तक अभ्यास ना हो तो वो छूट जाता है। हमको निरंतर अपने जो नौनिहाल हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उन्हें प्रहलाद, ध्रुव, शिवाजी, राम, कृष्ण की इस धरती से परिचित कराना हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है। नहीं परिचित कराएंगे तो वो भूल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और भाषा के माध्यम से हम इसको लोगों में फैला सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं इस भाव का। और ये गोष्ठी उस विस्तार में एक मील का पत्थर है। चूँकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और ऐसे में हिंदी भाषा का वैविध्य, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए यहाँ बैठी युवा पीढ़ी का आह्वान करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम भी दूंगा, क्योंकि मंच मिल जाए तो थोड़ा सा उसकी गरिमा को भी बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। मैं केवल यही कहूँगा आपसे कि दाता पुकार मेरी, संदीप्ति को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। ये बहुत आवश्यक है कि आप हिंदी को आगे बढ़ाएं, हम हिंदी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में ऋग्वैदिक परंपरा से शुरू करके मध्यकालीन परंपरा में जातकों का भी आपने जिक्र किया, फिर आपने आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के प्रसाद, निराला, मैथिली शरण गुप्त, अनजाने ऐसे कई कवियों का नाम आपने लिया। और मैं तो आपके वक्तव्य को सुन करके मंत्रमुग्ध हूँ कि आपको इतनी कविताएं कंठस्थ याद हैं। ये अपने आप में एक प्राध्यापकी का सबसे बड़ा गुण और उदाहरण देखने को मिला। स्वाभाविक है कि किसी भी राष्ट्र के जागरण में और किसी भी नैतिकता को व्यक्ति में संचरण करने के लिए उस देश की भाषा महत्वपूर्ण है। और हिंदी जो है उसके साथ यही सबसे बड़ी विडंबना देखने को मिली। जब राष्ट्र का जागरण हो रहा था, राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्षरत था, उस समय पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भाषा का कोई विरोध ही नहीं था। सबके मन में एक ही चीज़ था कि देश अपना आज़ाद हो। जैसे ही आज़ादी मिली, संविधान सभा में या संसद में संविधान को लेकर के, भाषा को लेकर के जैसे ही चर्चा होने लगी, लोगों ने भाषा को लेकर के संसद भवन के सामने आत्मदाह तक कर लिया।
और अपने अपनी प्रांत की भाषाओं को लेकर के उन्होंने जो है आंदोलन शुरू कर दिया कि हमारी यह जो है गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जितनी भी भारत की प्रांतीय भाषाएं हैं उन सबको लेकर के लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी कि यह हमारे जो है राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए। भले ही वह भाषा एक प्रांत में बोली जाती हो, लेकिन लोगों ने अपनी भाषा को जो है राष्ट्र की भाषा बनाने में जो है आंदोलन करना शुरू कर दिए। ये वो बुद्धिजीवी या ये वो जननायक इस बात को भूल गए कि हम अगर किसी एक प्रांत की भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आंदोलनरत रहेंगे तो हिंदी या हिंदी जैसा उन भाषाओं में गुण नहीं है कि जो दूसरी भाषाओं को ग्रहण कर सके। यह मात्र हिंदी में ही यह गुण है, चाहे वह भारतीय भाषाएं हों या चाहे विदेशी भाषाएं हों। उसमें तुर्की, अरबी, रसियन, अंग्रेजी, कितनी ऐसी भाषाएं हैं कि जिसका समावेश हिंदी भाषा में हुआ है। और यहाँ तक आपको बता दूं कि हिंदी में अगर उर्दू और फारसी के अल्फाजों को, शब्दों को अगर हम निकाल दें तो हिंदी इतनी कठिन हो जाएगी कि उसको बोल पाना या उसका संचरण कर पाना और उसको आज की पीढ़ी समझ लेना सबसे कठिन है। भक भक अड्डा, रेलवे स्टेशन, भक भक अड्डा, आप कह दीजिए भक भक अड्डा से मैं लो पथगामिनी से भक भक अड्डा पर उतरा था, कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन यह भाषा की जो है ग्रहणशीलता ही है कि हम दूसरी भाषाओं को या उन भाषाओं को हिंदी में स्वीकार कर लिए जो भाषा हमारी जुबान पर, हमारे लहजा में है, जो लोक व्यवहार की भाषा है। और वही भाषा जो है आज हमारे राष्ट्र और हमारे पूरे भारतीय समुदाय के लिए वह जो है प्रेरक का काम कर रही है। क्षुद्र राजनीतिक व्यक्तियों की वजह से, राजनीतिक स्वार्थ की वजह से, क्योंकि कुर्सी का मोह सबको है, चाहे पूर्व का हो, पश्चिम का हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो। तमिलनाडु में करुणाकरण की सरकार ही भाषा के आधार पर बनी थी। उन्होंने हमारे जैसे छात्र जीवन में ही तमिल भाषा को लेकर के आंदोलन किए और उन्होंने तमिल को जो है एक ऐसे राज्य में जो है आंदोलन कर दिया कि पूरे जो आबादी है उनको लगा कि भारत की भाषा जो है तमिल भाषा हो जानी चाहिए, और वो उसी के आधार पर उस राज्य के जो है मुख्यमंत्री बन गए, भाषा के आधार पर मुख्यमंत्री बन गए। और हमारी यह युवा पीढ़ी जो है यह भूल गई, एक भाषा को अगर किसी भी एक प्रांतीय भाषा जो दूसरे प्रांत में पर्याप्त नहीं है, अगर उस भाषा को जो है हम राष्ट्र की भाषा में लाने की कोशिश करेंगे तो यह जान लीजिए वह कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस भाषा के विस्तार के लिए हमारे पास संसाधनों का अभाव है। अभाव क्यों है? क्योंकि जो प्रचार प्रसार के जो माध्यम है, चाहे टेलीविज़न हो, सिनेमा हो, नाटक हो, दूरदर्शन, जितने भी हैं, उसमें उस भाषा का विस्तार नहीं हो पाया है जितनी हिंदी भाषा में हो पाया है। इसलिए हमें भाषा को लेकर के गर्व करना चाहिए, चाहे वो गुजराती हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी भाषा के प्रति द्वेष रखिए। अगर आप किसी भाषा, किसी प्रांत की भाषा के प्रति द्वेष रखना शुरू कर देंगे तो स्वाभाविक है कि उस भाषा के प्रति आप हिंदी को मजबूत नहीं कर पाएंगे, हिंदी को जो है आप नीचे कर देंगे। हिंदी की एक महत्वपूर्ण बोली है जिसको भोजपुरी बोली कहते हैं साहब। भोजपुरी को लेकर के भोजपुरी के क्षेत्र के लोग आंदोलनरत हैं कि उसको हमारी 8वीं अनुसूची में जो है एक अलग भाषा का जो है दर्जा दिया जाए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनाद, ये जितने भी देश हैं जहां में गिलमिटिया मजदूर के रूप में पलायन किए गए थे, वे मजदूर जो है भोजपुरी में बात करते हैं, वो भोजपुरी में बात करते हैं। और भोजपुरी को अगर हिंदी से हम अलग कर देंगे तो हिंदी जानते हैं वो 25% में सिमट जाएगी। हाँ, नेपाल में ये तो राजभाषा के रूप में घोषित है, राष्ट्रभाषा के रूप में। स्वाभाविक है कि हिंदी कोई अपने, मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदी अपनी कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है। वो गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश, फारसी, उर्दू, तमाम भाषाओं को जो है वो समेटे हुए। भले ही हिंदी की भाषा जो है जननी जो है संस्कृत रही है, संस्कृत से उसने बहुत शब्दों को ग्रहण किया, 50% उसके शब्द तो संस्कृत से ही हैं, लेकिन अन्य जो 50% जो शब्दों की संपदा है वह पूरे भारत की संपदा है। और जो भाषा
हिंदी में जो ग्रहण की गई हैं वो सिर्फ भाषा ही ग्रहण नहीं की गई हैं, वो भाषा के साथ साथ उस राज्य की संस्कृति और सामाजिकता को भी ग्रहण किया गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो भाषा और समाज नामक जो पुस्तक लिखी है उसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो भाषा का जो वैविध्य है और भाषा की जो संस्कृति और भाषा की जो गुणग्राहिता है उससे आप परिचित होंगे कि हमारी भाषा की क्या उपलब्धि रही है। खैर, वक्तव्य मैं ज़्यादा दे रहा हूँ और मंच का संचालक का काम इतना वक्तव्य देना नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा।